चलो बच्चों करें शुरू फिर। तुम्हारा टेस्ट कैसा गया वैसे स्ट्रेट लाइन वाला इस बार? हैं? ठीक कर लिया था इस बार? अब हम स्ट्रेट लाइन में अगला टॉपिक करेंगे आज, सिमेट्रिकल या पैरामीट्रिक फॉर्म है। नहीं वो तो अभी मैं एनसीईआरटी लेकर आ रहा हूँ। अभी तो स्ट्रेट लाइन हमारा कॉम्पिटिटिव लेवल चल रहा है ना। बस 2 ही लेक्चर हैं, एक आज एक परसों, फिर ये खत्म हो जाएगा। सेम ही सिमेट्रिकल फॉर्म, पैरामीट्रिक फॉर्म, कैनोनिकल फॉर्म, इतने सारे नाम है इसके। अच्छा इसमें क्या होता है, कोई भी इक्वेशन जो एक्स और वाई में हम लिखते हैं ना जनरली, उसे हम कार्टेशियन फॉर्म बोलते हैं। और जब यही इक्वेशन हम थोड़ा डिफरेंट वे में लिखते हैं, किस तरह से कि उसमें ना एक्स को इन टर्म्स ऑफ टी डिफाइन करते हैं और वाई को इन टर्म्स ऑफ दिस टी डिफाइन करते हैं। तो इसमें टी जो मैंने यूज किया है वो हमारा थर्ड वेरिएबल है, टी इज थर्ड वेरिएबल, जिसको मैं बोलूंगा पैरामीटर। तो जब हम इक्वेशन टी के टर्म्स में बनाते हैं ना, तो तब हम बोलते हैं इसको पैरामीट्रिक फॉर्म। ठीक है, क्लियर? अब एग्जांपल देखते हैं, जैसे y इक्वल टू एक्स है। अब ये इक्वेशन क्या है तुम्हारी? कार्टेशियन इक्वेशन है। x और y में जो इक्वेशन है ये तुम्हारी होगी कार्टेशियन इक्वेशन। गॉट इट? अब इस इक्वेशन को जरा इमेजिन करो, y इक्वल टू एक्स को जरा विजुलाइज करो। y इक्वल टू एक्स क्या चीज है? स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। और इसकी स्लोप कितनी है? 2 है ना, स्लोप 2 है। स्लोप 2 से एंगल का आइडिया लगाओ, कितना एंगल है? 45 डिग्री से ज्यादा है, 60 डिग्री से भी ज्यादा है। 60 डिग्री में √3 होता है, तो 2 तो √3 से भी बड़ा नंबर है। 75 डिग्री से छोटा है, 75 डिग्री पे 2 प्लस √3 होता है ना। तो 60 डिग्री और 75 डिग्री के बीच का कोई एंगल है ना, तो हमने ये विजुलाइज कर लिया कि इसकी डायरेक्शन किस तरह की है ना। चलो नहीं, स्लोप क्या होती है मैंने जस्ट ऐसे ही रिवाइज करा दिया तुम्हें। अब ये जो लाइन है, इट इज द लोकस ऑफ द पॉइंट जो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स है, तो वो कौन से पॉइंट्स है? कुछ पॉइंट्स देखें, जैसे 0,0 है, अगर मैं x को 1 ले लूं, y2 है ना। x को अगर मैं 5/4 ले लूं तो y कितना है? 5/2। x को अगर मैं √2 ले लूं, y2 √2 है ना। तो ये पॉइंट्स हैं जिनकी कलेक्शन जो है ये हमारी फिगर है, विच इज अ स्ट्रेट लाइन। ऐसे ही है ना। अब इसको मैं अगर टी वाले मेथड से लिखूं, टी वाला मेथड जो पैरामीट्रिक है, तो मैं कैसे लिख पाऊंगा? देखो, x इक्वल टू, अगर मैं t ले रहा हूं तो y मेरा 2t होगा, वेयर t इज अ रियल नंबर। तो ऑर्डर्ड पेयर्स x, y मैंने इस तरह से डिफाइन कर दिए। अब ये सेट है, तो सेट में मैं पहले x और y को डिफाइन कर दूं। जो मेरा x है ना, लोकस का जो x, y है, वो मैंने कैसे डिफाइन किया है कि x को अगर मैं t लूंगा तो y को उसका डबल लूंगा, तो मुझे यही वाले पॉइंट्स मिलेंगे जो ऊपर मैंने लिखे हैं। समझ रहे हैं? तो ये एक डिफरेंट वे है इसी लाइन को रिप्रेजेंट करने का। पर इसमें क्योंकि मैं x और y थर्ड वेरिएबल t के टर्म्स में एक्सप्रेस कर रहा हूं, तो ये मेरी पैरामीट्रिक इक्वेशन हो। ठीक है। अब इसका वैसे बेनिफिट क्या होगा हमें? जैसे मान लो मैं एक सेट कंसिडर करता हूँ 2, और t, 2t वाला, और मैं ये बोल देता हूँ जो मेरा t है ना वो -1 और 1 के बीच में होना चाहिए, या -1 से 2 के बीच में होना चाहिए। तो है तो ये y इक्वल टू x, लेकिन यहाँ पर मैंने t के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन लगा दी, तो सारे x और y तो नहीं आएंगे ना। तो अब ये कौन से x और y आएंगे? ये अगर तुम ऑब्जर्व करो तो एक सेगमेंट मिलेगा तुम्हें, वो x एंड y है ना, जिनमें t -1 और 2 के बीच में रहेगा, वो वाले आएंगे। तो एक सेगमेंट मिलेगा, तो इसका लोकस जो है वो तुम्हें मिलेगा सेगमेंट। ठीक है। तो तुम ये समझो कि अगर हमें रिस्ट्रिक्टेड लोकस चाहिए है ना, तो हम ये फॉर्मेट प्रेफर करेंगे। समझ गए बच्चों? तो अगर हमें कभी रिस्ट्रिक्टेड लोकस चाहिए होंगे तो फिर हमें पैरामीट्रिक इक्वेशन यूजफुल रहेगी। समझ रहे हैं ना? अनदर एग्जांपल, y इक्वल टू 2x + 4, ये तुम्हारी है कार्टेशियन फॉर्म। अब इसमें अगर मैं x को t ले लूं तो y मेरा 2t + 4 होना चाहिए, और t इज एनी रियल नंबर। तो ये इसकी इक्विवेलेंट फॉर्म है, इसको हम बोलेंगे पैरामीट्रिक फॉर्म। ये इसकी इक्विवेलेंट फॉर्म है ना, चाहे y इक्वल टू 2x + 4 लिख लो, चाहे ये लिख लो इसका। अच्छा, इसमें अभी उसने मेरे को ज्वाइन तो किया नहीं है, रिक्वेस्ट है नहीं। अच्छा, इसका ना मेरे को लगता है कोड अलग होगा, एक मिनट देखो इसको। आरमिन को बोल मुझे व्हाट्सएप करेगा, मैं उसको शेयर करता हूँ। तो लेट्स कैरी ऑन। तो ये मैं तुम्हें बता रहा था कि y इक्वल टू 2x + 4 जैसे कार्टेशियन फॉर्म है। अब इसको एक डिफरेंट वे में मैंने रिप्रेजेंट किया, x इक्वल टू t, y इक्वल टू 2t + 4 है ना। तो ये हमारी पैरामीट्रिक फॉर्म है। तो इस फॉर्म से मैं ये भी कह सकता हूँ
कि लाइन के ऊपर जो मेरा पॉइंट एक्स कॉमा वाई, वो मैं ऐसे ले सकता हूँ t कॉमा 2t+4। ठीक है, अगर मुझे इस लाइन पे कोई पॉइंट एज्यूम करना हो तो t कॉमा 2t+4 ले सकता हूँ। यहाँ तक क्लियर हो गया है ना? yes. अब ऐसे अगर दोनों फॉर्म्स को देखा जाए ना तो कुछ ज्यादा फर्क नहीं है ना। ये काम जो हमने सेकंड इक्वेशन में करा है हम पहले इक्वेशन से भी कर ही सकते हैं, बहुत ज्यादा भी इसमें कोई ऐसा खास बेनिफिट नहीं है ना। जैसे कि मैं इसको अगर लिखना चाहूँ तो मैं x कॉमा 2x+4 भी लिख सकता हूँ। तो t यूज करने से कोई बहुत ज्यादा तो कुछ अलग दिख नहीं रहा है ना, समझ रहे हैं? नहीं नहीं बेटा, ये सेम है। जैसे एक लाइन का t3 है, दूसरी का 4। नहीं, t कोई एक रियल नंबर है, जो भी t यहाँ यूज करेगा वही t यहाँ पर यूज करना पड़ेगा। तो x और y वो पॉइंट मिलेगा, पर्टिकुलर पॉइंट जो उस लाइन पे ही होगा, है ना। t के डिफरेंट वैल्यूज के लिए x और y तो तुम्हारे को पर्टिकुलर मिलेगा ना। ये थोड़ी कि t को मान लो 2 डाल दिया तो x 2 आ गया, तो y को भी 2 ही डालना पड़ेगा तो y 8 आएगा। तो 2,8 आएगा ना पॉइंट, 2,7 तो नहीं आएगा, समझ रहे हैं ना। और 2,8 ऊपर से भी आएगा, पॉइंट तो सेम ही आएंगे, सेट तो सेम ही बनेगा, मैंने ऊपर दिखाया भी था, एल एल दोनों सेट सेम बनेंगे। ठीक है, चलो अब मैं ये तुम्हें बता रहा था कि भाई इसमें वैसे टी लेने से कोई बहुत ज्यादा भी कुछ अच्छा सा या कोई खास बेनिफिट नजर नहीं आ रहा है ना। तो जो लाइन की पैरामीट्रिक फॉर्म होती है ना वो टी वाली यूज नहीं करते, ये वाली फॉर्म इतनी यूजफुल नहीं है ना। मैंने तुम्हें बता दिया कि होती क्या है, बट ये वाला फॉर्मेट हम ज्यादा यूज नहीं करते स्ट्रेट लाइन में ना। तो स्ट्रेट लाइन में जो फॉर्म हम यूज करेंगे ना, जो प्रेफर करेंगे वो जो पैरामीट्रिक फॉर्म होती है। तो पैरामीट्रिक या सिमेट्रिक फॉर्म जो है, पैरामीट्रिक या सिमेट्रिक फॉर्म जो होती है ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन। अब ये लाइन सपोज पॉइंट ए से पास होके जा रही है, एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट, एंड इसकी जो स्लोप है वो से एम है। तो लाइन है तो लाइन पर्टिकुलर होनी चाहिए ना। तो ये लाइन मैंने ले ली कि एक पॉइंट दिया हुआ और एक स्लोप दी हुई, ठीक है। तो इसकी पैरामीट्रिक फॉर्म बनानी है। तो इसका जो फॉर्मूला, पहले फॉर्मूला लिखो, एक्स माइनस एक्स नॉट अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू वाई माइनस वाई नॉट अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू आर, वेयर आर इज पैरामीटर। ये मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा। इसमें आर मैंने पैरामीटर लिया, टी की जगह आर ली, जैसे ऊपर टी ले रहा था ना मैं, तो यहाँ मैंने आर लिया। कॉस थीटा साइन थीटा तो पता है, एक्स नॉट वाई नॉट भी पता है, आर जो है ये अभी अननोन है, अभी एज ऑफ क्लियर। सो बेसिकली यहाँ पर मैंने एक लाइन ली, ये लाइन ए पॉइंट से पास होके जा रही है और इसकी जो स्लोप है वो टेंजेंट थीटा है, तो ओरिएंटेशन हो गई थीटा की। ठीक है, ये वाली लाइन है जिसकी हम पैरामीटर की इक्वेशन बना रहे हैं। यहाँ तक समझ आया? तो ये जो आर होता है ना, पहले तो ना इसकी इक्विवेलेंट फॉर्म भी लिख लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आर कॉस थीटा प्लस एक्स नॉट आ गया और y इक्वल टू आर साइन थीटा प्लस वाई नॉट आ गया। आर कॉस थीटा प्लस एक्स नॉट एंड आर साइन थीटा प्लस वाई नॉट, ये मैंने बस क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख दिया ना, एक्स और वाई को आइसोलेट करके बनाया। तो दोनों इक्विवेलेंट वर्जन्स हैं, चाहे ये पहला वर्जन यूज कर लो चाहे दूसरा वर्जन यूज कर लो, है ना, सेम ही है दोनों। अब इसमें जो आर है ना, ये जो आर मैंने ऊपर तुम्हें लिखवाया है, ये आर एक्चुअली डायरेक्टेड या साइंड डिस्टेंस होता है। साइन डिस्टेंस है पॉइंट पी का फ्रॉम द गिवन पॉइंट ए। ठीक है बेटा, तो बेसिकली यहाँ मैं तुम्हें क्या बता रहा हूँ कि ए पॉइंट से आर डिस्टेंस पे ये पॉइंट मिलेगा तुम्हें। एक्सक्यूज मी सर। तो ये पॉइंट हो गया तुम्हारा पी एक्स कॉमा वाई, और ये तुम्हारा ऊपर या नीचे कहीं भी मिल सकता है। हाँ बेटा आदित्य क्या पूछ रहा था? सर एक बार स्क्रॉल डाउन करना सर, ऊपर का मेरा रह गया, अभी अभी ज्वाइन किया सर। सर यहीं से स्टार्ट है आज की क्लास पैरामेट्रिक से? हाँ यही से नोट कर देना, पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू दिस पॉइंट एंड विद स्लोप m इक्वल टू tan थीटा। तो ये डिस्टेंस r होता है, r इज दिस डिस्टेंस। अब ये साइंड है, पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, अब ये पॉजिटिव नेगेटिव कैसे डिफाइन करते हैं, ये साइंड है ना, तो इसमें पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव होगा अगर थीटा की डायरेक्शन में लोगे, तुम्हें याद है पोलर कोऑर्डिनेट्स में बताया था थीटा की डायरेक्शन क्या होती है, और ये थीटा की ऑपोजिट डायरेक्शन में जब लोगे तो ये साइन का रूल है। जैसे ऊपर देखो मैंने पॉजिटिव कब लिया है, ये वाला पॉजिटिव लिया है ना, वो इसलिए क्योंकि थीटा की डायरेक्शन में जो मैंने लिया है ना, जब थीटा की डायरेक्शन में इसको मैं लूंगा, ये थीटा हो गया तुम्हारा, तो थीटा की डायरेक्शन में लूंगा तो पॉजिटिव लूंगा, थीटा की ऑपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव लूंगा। गॉट इट? तो ये तुम्हें मैंने बता दिया कि आर पॉजिटिव और नेगेटिव का क्या रूल है ना। और आर इसमें डायरेक्टेड डिस्टेंस, अब वो भी देख लें कैसे।
जो हमारे पास इक्वेशन है वो है y माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस एक्स नॉट। ये तो सबको पता है, ये पॉइंट स्लोप फॉर्म है ना। पॉइंट दिया हुआ x नॉट y नॉट और स्लोप दी हुई है m। इस इक्वेशन को अब मैं देखो ऐसे ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ, इसको साइन थीटा बाई कॉस थीटा लिख देता हूँ, है ना। और फिर रीअरेंज करके लिखता हूँ कैसे, x माइनस एक्स नॉट बाई कॉस थीटा इक्वल टू y माइनस वाई नॉट बाई साइन थीटा। गॉट इट। अब देखो ये जो मैंने बताई है इक्वेशन, उसमें पहला पार्ट तो प्रूव हो गया ना। अब ये रेशियो इक्वल टू आर है और आर ये डायरेक्टेड डिस्टेंस है, ये कैसे, इसकी ज्योमेट्री कैसे पता चलेगी यहाँ कि ये रेशियो इक्वल टू आर के बराबर है और आर जो है वो पी और ए के बीच का डिस्टेंस है, ये यहाँ कैसे दिखेगा। जो सर x और y की इक्वेशन है उससे। ये तो चलो इक्वेशन सीधी सीधी है ना, पॉइंट स्लोप फॉर्म वाली। ये पहला पार्ट तो दो रेशियो इक्वल आ गई तो आएंगे आएंगे, है ना। और ये रेशियो इक्वल टू आर है, ये कैसे जस्टिफाई होगा, है। चलो मैं हिंट दे देता हूँ तुम्हें, एक बार पहले भी सर हमने सर्कल की इक्वेशन का कुछ रिलेशन है। नहीं, सर्कल कहाँ से आ गए बीच में। ये प्रॉपर्टीज ऑफ रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एक बार ऐसे हमने पहले भी किया हुआ है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ रेशियो एंड प्रोपोर्शन से तुम ये बता सकते हो कि ये रेशियो इज इक्वल टू आर के बराबर है। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन की प्रॉपर्टी लगा के देखो, कोई लग रही है कोई जिससे ये तुम्हें मिल जाए इक्वल टू आर। यानी हम इसमें अलजेब्रिकली देख रहे हैं, इन दोनों रेशियोज को ऐसे मैन्यूवर करो कि तुम्हें इक्वल टू आर मिल जाए। कैसे मैन्यूवर करूं, स्क्वेयरिंग करके ऐड कर दूं, है कि नहीं। तो अगर स्क्वेयरिंग करके ऐड करता हूं क्या मिलेगा, x माइनस एक्स नॉट का स्क्वायर प्लस y माइनस वाई नॉट का स्क्वायर और नीचे cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और इसकी पावर 1/2। तो मिल गया R। ये P और A के बीच का डिस्टेंस आ गया ना, विच इज R। समझ गए बेटा, ठीक है। अब पहली बार किसी ने सोचा होगा तो कितनी बढ़िया चीज सोची है ना। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, ये R की वैल्यू जब तुम कोई लोगे तुम्हें पॉइंट मिल जाएगा P। जैसे R की वैल्यू 1 ले लूं, एक पॉइंट यहाँ कहीं आ जाएगा। R के लिए 2 ले लूं, यहाँ कहीं पॉइंट मिल जाएगा। R की वैल्यू 0.5 ले लूं, R की वैल्यू √2 ले लूं, तो ऐसे। और R की वैल्यू नेगेटिव भी ले लेते हैं, चलो R की वैल्यू -1/2 ले लेते हैं। तो R की डिफरेंट वैल्यूज के लिए तुम्हारे पास क्या होगा, डिफरेंट पॉइंट्स आएंगे ऑफ दिस लाइन। लाइन ही आ गई। तो ये लाइन बनने के लिए मेरे को क्या चाहिए, R। तो डिफरेंट वैल्यूज ऑफ R विल गिव मी दी डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ दिस लाइन, हेंस दिस लाइन। समझ गए बच्चों। तो ये भी एक तरीका है इस लाइन को ऑब्टेन करने का। एक पॉइंट दे रखा है, डायरेक्शन पता है, लाइन के लिए डायरेक्शन जरूरी है ना, तभी पॉइंट उस डायरेक्शन में चलेगा। तो एक पॉइंट और डायरेक्शन पता है, तो तुम्हें अब सारे पॉइंट चाहिए इसके ऊपर। आर की डिफरेंट वैल्यूज फिक्स करते रहो, आते रहेंगे पॉइंट्स, और वो सारी इस लाइन के पॉइंट्स हैं। समझ रहे हैं। तो ये आर का काम है जिससे हम लोग सारे पॉइंट्स ऑब्टेन कर सकते हैं इस लाइन के ऊपर। इसलिए ये आर हमारा आर्बिट्ररी कांस्टेंट हो गया ना, जैसे टी था। तो ये आर हमारा आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। आर के डिफरेंट वैल्यूज के लिए वी गेट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ दिस लाइन। गॉट इट। जैसे फॉर एग्जांपल x माइनस 1 अपॉन कॉस ऑफ 60 डिग्री इक्वल्स टू y प्लस 2 अपॉन साइन ऑफ 60 डिग्री इज इक्वल टू r। तो ये x इक्वल टू r/2 प्लस 1 और y इक्वल टू √3 r/2 माइनस 2 लिख सकते हो, है ना। x और y को आइसोलेट किया बस। तो ये तुम्हारी पैरामीट्रिक इक्वेशन आ गई r की टर्म्स। अब r के डिफरेंट वैल्यूज के लिए यू विल बी गेटिंग डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ दिस लाइन। समझ गए बेटा। तो यहाँ पर इसको देख लेते हैं क्या हो रहा है। ये हमारी एक लाइन थी, 60 डिग्री एंगल था और इस पे पॉइंट था 1, -2। ठीक है। तो ये मेरे पास एक लाइन थी, पॉइंट ए था 1, -2, एंगल 60 डिग्री था। ठीक है। और इसकी पैरामीटर की क्वेश्चन मैंने बताई कि x इक्वल टू r/2 प्लस 1 एंड y इक्वल टू √3 r/2 माइनस 2। अब जो मैंने कंसेप्ट समझाया, ए से ऊपर चलोगे तो r पॉजिटिव मिलेगा और ए से नीचे जाओगे तो r नेगेटिव मिलेगा। r नेगेटिव ए से नीचे वाले पॉइंट्स के लिए होगा, r पॉजिटिव ऊपर वाले पॉइंट्स के लिए होगा, है ना। 60 डिग्री की डायरेक्शन में ना, डायरेक्शन देखो 60 डिग्री की ये वाली है ना। तो 60 डिग्री की डायरेक्शन में चलोगे ऊपर चलना पड़ेगा, ऑपोजिट चलोगे तो नीचे जाना पड़ेगा, है ना। तो ये r का साइन हो गया। अब ये अगर मुझे इस लाइन पे कुछ पॉइंट्स चाहिए, जैसे कि मान लो मैं r को 2 पुट करता हूँ, मतलब a से 2 डिस्टेंस पे मुझे पॉइंट चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, x की वैल्यू मिल जाएगी r को 2 डाल के 2 और y की मिल गई √3 माइनस 2। तो ये मेरा पॉइंट आ गया इसी लाइन पर एट अ डिस्टेंस ऑफ +2। समझ गए। अगर ये पॉइंट जहां भी आ रहा होगा पॉजिटिव ए से ऊपर ही आएगा, जो भी है ए से तो ऊपर ही आएगा, ठीक है ना। तो अगर r को मैं -2 डालता तो फिर मुझे क्या मिलता, ये 0 मिलता, है ना, r को -2 डाल के। तो
तो ये -√3 -2 मिलता है ना। तो r को अगर मैं -2 डालता तो फिर ये पॉइंट मिलता। तो समझ रहे हो, r की कोई भी वैल्यू यानी कि उस डिस्टेंस पे तुम्हें पॉइंट मिल जाए। गॉट इट। अब ये वाली फॉर्म जो है ना, ये यूजफुल फॉर्म है, इसकी एप्लीकेशंस इंटरेस्टिंग है, तो इसलिए हम लाइन की जो पैरामीट्रिक फॉर्म करते हैं वो ये वाली करते हैं। गॉट इट। अब देखो इसकी एप्लीकेशंस। क्वेश्चन नंबर 1, लाइन थ्रू द पॉइंट A 4, -1 पैरेलल टू द गिवन लाइन 3x - 4y + 1 = 0। तुम्हें करना है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स ऑन दिस लाइन एट 5 यूनिट्स फ्रॉम A। तुम्हारी एक लाइन है जो A से पास होके जा रही है ना। पैरेलल का मतलब उसकी डायरेक्शन पता है, पैरेलल है तो मतलब डायरेक्शन पता है। अब उसी लाइन पे तुम्हें A से 5 डिस्टेंस पे पॉइंट चाहिए, तो A से 5 डिस्टेंस ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, 2 पॉइंट आएंगे ऐसे, है ना। वो फाइंड करने हैं। तो इससे पैरामीट्रिक फॉर्म यूज करें। टेंजेंट थीटा कितना है? 3/4। इससे साइन थीटा क्या मिलेगा? और कॉस थीटा क्या मिलेगा? 4/5, है ना। साइन थीटा कॉस थीटा मिल गए। पॉइंट ए पहले से दे रखा है, तो लेट x = r cos थीटा विच इज 4/5 एंड +4 हो जाएगा। y = r sin थीटा होता है, तो r × 3/5 - 1। हाँ पॉजिटिव होंगे, क्योंकि थीटा 0 से पाई के बीच में होता है। ये हमें पहले से ही पता है कि इसने अच्छा क्वेश्चन पूछा है, थीटा 0 से पाई में होता है, ये हमें पहले से ही पता है। तो इसलिए ये कंफर्म्ड है कि साइन थीटा कॉस थीटा यही होगा, ठीक है। क्योंकि अगर ये थर्ड क्वाड्रेंट में हुआ तो साइन कॉस नेगेटिव आ जाएंगे, समझ रहे हैं। तो थर्ड क्वाड्रेंट में तो होगा नहीं ना थीटा, डायरेक्शन तो 0 से पाई में होती है। तो ये मेरे पास x और y आ गए है ना। अब ये x और y क्या है? इसी लाइन के ऊपर पॉइंट है एट अ डिस्टेंस r। तो अब मैं क्या करूंगा, r को पुट करूंगा 5 और फिर एक बार पुट करूंगा -5, समझ रहे हैं। तो इससे तुम्हारे पास 2 आंसर आएंगे एट 5 यूनिट्स लिखा हुआ है ना। अब ये नहीं पता था कि ये +5 है या -5 है ना, ये तो मैग्नीट्यूड बताया हुआ। तो इट कुड बी +5 एंड कुड बी -5, ठीक है, समझ गए बच्चों। तो अब तुमने क्वेश्चन ये सॉल्व करा है कि तुम्हें एक लाइन पता थी पॉइंट 4, -1 से पास होके जाने वाली, जिसका स्लोप 3/4 था। तो तुमने 2 पॉइंट्स यहाँ पर ढूंढ के बताए हैं, है ना, B एंड C एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट्स। तो तुमने B और C के कोऑर्डिनेट्स निकाले हैं इस मेथड से, है ना। क्वेश्चन समझ आ गया बेटा? एप्लीकेशन क्लियर? अच्छा, मान लो कि तुम्हें इस मेथड का नहीं पता, है ना। हम अपने बेसिक मेथड से सॉल्व करते हैं क्वेश्चन इंट्यूटिवली, जो पहले हमने कंसेप्ट सीखे हैं। तो कैसे करोगे? लाइन के क्वेश्चन निकालने पड़ेंगे। लाइन के क्वेश्चन तो निकालोगे पॉइंट स्लो फॉर्म से, है ना। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। बी के कोऑर्डिनेट्स x, y मानोगे जो फाइंड करने हैं, फिर a से उसका डिस्टेंस = 5 करोगे, वो क्वाड्रेटिक आएगी, और एक ये लीनियर भी है। दोनों को सॉल्व करोगे अलजेब्रिकली, फिर 2 आंसर आए। क्वाड्रेटिक है तो 2 आंसर आ गए। नहीं बेटा, 5 वो तो रूट में = 5 करेगा, स्केलिंग बोथ साइड्स करेगा तो प्लस हो जाएगा ना। मैग्नीट्यूड = 5 लेंगे ना। हाँ, तो क्वाड्रेटिक सॉल्व करोगे अपने आप आ जाएंगे ना। यही तो ब्यूटी अलजेब्रा की, एनालिटिकल ज्योमेट्री में यही तो फायदा है, ठीक है ना, अलजेब्रा यूज करने का, कि जितने आंसर आने होंगे अपने आप आ जाएंगे, समझ रहे हैं। तो ये तुम्हारा प्रॉब्लम वैसे भी सॉल्व हो जाएगी। अब तुम लोग खुद कंपेयर करो विच इज बेटर। बात समझ रहे हो बेटा? तो ऐसी प्रॉब्लम्स में हम लोग डिस्टेंस मेट्रिक फॉर्म या पैरामीट्रिक फॉर्म प्रेफर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, लाइन ज्वाइनिंग the points A2, 0 and B3, 1 be rotated about A counterclockwise by 15 degree. If B goes to C, find the coordinates of C. चलो पहले थोड़ा ही फिगर बना के देखें। ये पॉइंट है A2, 0 और यहाँ पर B पॉइंट है 3, 1। अब ये कह रहा है कि AB को हमने रोटेट किया A पर, है ना, पॉइंट ऑफ रोटेशन ए है, और कितने डिग्री रोटेट किया? 15 डिग्री। तो जब 15 डिग्री रोटेट करोगे तो बी की पोजीशन बन जाएगी सी। तो सी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ये क्वेश्चन पूछ रहा है ना। हाँ, अब इसमें ये तो 15 डिग्री तुम्हें दे रखा है ना, काउंटर क्लॉकवाइज की, तो एरो भी डाल देता हूँ ना। ए बी का एंगल भी तुम्हें दिख रहा क्या है? क्या है ए बी का एंगल? ए बी की स्लोप निकालना जरा। 45 41 आ रही है सर। ए बी की स्लोप 1 आ रही है ना। y2 - x2 - x1 कितनी 1 आ रही है, 45 डिग्री हो गया। तो ये तो चलो एंगल भी बढ़िया सा 60 डिग्री, 15 45 60 डिग्री है ना। तो अब मैं देखो क्या करने वाला हूँ। एसी की जो लाइन है इसकी डायरेक्शन पता है? एसी की जो लाइन, इसकी डायरेक्शन 60 डिग्री की है।
AC डिस्टेंस पता है कितना AC है? AC कितना है? AB कितना है? √2। ए बी जितनी रूट टू। नहीं AC होगा, AB को ही तो बनाया AC। तो AC की वैल्यू √2 है जिसको मैं R बोल रहा हूँ। तो मुझे A पॉइंट से √2 डिस्टेंस पे C चाहिए। देख रहे हो कैसे लगी डिस्टेंस मीट्रिक फॉर्म, है ना? पॉइंट A से √2 डिस्टेंस पे मुझे C निकालना है। वैसे तो ऊपर नीचे भी हो सकते हैं, पर अब मेरे को जो चाहिए वो 60 डिग्री की डायरेक्शन में चाहिए, पॉजिटिव R चाहिए, मुझे नेगेटिव R की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो थीटा मेरा यहाँ पर क्योंकि 60 डिग्री है, R मेरा √2 है, तो लेट C पॉइंट जो मेरा x, y है, तो x होएगा 60 R cos थीटा होता है ना, तो R/2 +2 और y होगा sin √3R/2। ये हो गए x और y यानी कि C के कोऑर्डिनेट्स। तो मैं इसमें R को जस्ट √2 पुट कर दूंगा, मेरा आंसर आ। देखा कैसे लगा दी डिस्टेंस मीट्रिक फॉर्म, है ना? सबको क्लियर हो गया ना बेटा पॉइंट? ये एप्लीकेशन है, हमें खुद सोचना पड़ेगा कि कैसे यहाँ पर लगेगी। और ए बी दिया हुआ है और ये दिया हुआ है कि ए बी को हमने काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट करा तो AC बन गया। तो मुझे C चाहिए, A पॉइंट पता है, AC की डायरेक्शन भी पता है, तो मैं डिस्टेंस मीट्रिक फॉर्म लगाता हूँ पैरामीट्रिक। जब मुझे C निकालने के लिए पॉइंट ही निकालना ना, तो √2 डिस्टेंस में पॉइंट निकालना इन द डायरेक्शन ऑफ 60 डिग्री। समझ रहे हैं? वैसे ये क्वेश्चन हम ट्रिग्नोमेट्री से भी कर सकते थे। और लाइक तुम इसमें ये ट्राइंगल बना लो, राइट एंगल ट्राइंगल। ये राइट एंगल ट्राइंगल दिख रही है, ये वाली राइट एंगल ट्राइंगल ले लो, यहाँ पर कहीं ओरिजिन होगा, तो मेथड 2 लिख लो। मेथड 2 लिखो, जो CM है, ये M ले रहा हूँ मैं, जो CM है ये ट्रिग्नोमेट्री से निकाल सकते हो। ये √2 दे रखा है ना और एंगल 60 डिग्री है, तो ये कितना आएगा? साइन फॉर्मूला लग जाएगा, है ना? √2 साइन 60 डिग्री हो गया, तो √3/2 होता है ना, तो √6/2 आ गया। तो ये पता है C का y कोऑर्डिनेट मिल गया तुम्हें। अगर CM तुम्हें लेंथ पता लग गई तो y तो आ गया, है कि नहीं? ये y जो है ये हाइट ही तो होती है, तो C का y कोऑर्डिनेट तुम्हारा आ गया √6/2। अब ऐसे ही अगर मैं AM निकाल लूं, √2 cos 60 डिग्री, ये 1/2 होता है, तो √2/2 है ना। बट AM C का x कोऑर्डिनेट नहीं है, जो C का x कोऑर्डिनेट है ना वो ये वाला है, ये है C का x कोऑर्डिनेट। ओरिजिन से मेजर करते हैं ना, ओरिजिन से मेजर करना होता है ना x, तो इसमें 2 + AM आएगा। तो देयरफॉर C का जो x कोऑर्डिनेट है वो 2 + AM आएगा, विच इज 2 + √2/2। तो ये सिंपल ट्रिग्नोमेट्री से भी सॉल्व कर सकते हो। तो C के कोऑर्डिनेट्स आ गए 2 + √2/2, √6/2 लिख सकते हैं। पर वो कन्वेंशन ही होती है कि नीचे हम रैशनल नंबर रखते हैं। जैसे अगर एंगल 45 आ रही, कैसे? जैसे 1/√2 की वैल्यू cos 45, तो जैसे cos 60 √2/2 है, cos 45 1/√2। नहीं ऐसा थोड़ी है, √2 टाइम्स cos 60 डिग्री √2/2 है, ठीक है ना? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तो यूनिक होती है, तो थोड़ी हो सकती है एक एंगल की। चलो क्लियर हो गया ना बेटा? एक से ज्यादा मेथड होते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो मैंने ये ट्रिग्नोमेट्री वाला भी बता दिया कि ये भी कर सकते हैं। क्लियर है? और अगर ये सब नहीं करना तो वो फिर वो वही जो पहले हमने सोचा था एक्स वाई कॉमा लेट कर लो, फिर ए से उसका डिस्टेंस इक्वल टू √2 करोगे, है ना? लाइन की इक्वेशन बनाओगे, सॉल्व करोगे, वो सब कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सबसे अच्छा मेथड तो यही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन हमने पहले करा हुआ है इस कंसेप्ट का, जैसे कि फाइंड डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 3,5 फ्रॉम द लाइन 2x + 3y = 14 measured parallel to the line x - 2y + 4 = 0। 3,5 पॉइंट का डिस्टेंस निकालना इस लाइन से, measured parallel to this line। याद करो ये क्वेश्चन हमने पहले करा हुआ है डिफरेंट मेथड से, और तुम्हें हिंट दे देता हूँ, इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस के जब क्वेश्चंस कराए थे, एक बार चेक करना कर लो नोट्स। इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस वाला जो टॉपिक था ना, उसके जो क्वेश्चंस कराए थे 5-6, उसमें देखो, चेक कर लो, अपने नोट्स चेक कर लो, पता चल जाएगा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये उस वाली लाइन मतलब सेकंड वाली जो लाइन है उससे पैरेलल लेट करेंगे जो कि इस पॉइंट से, और फिर उसे दूसरी वाली लाइन से करा यस, बाकी लोग भी चेक कर लो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया था। 3,5 पॉइंट है, वो कौन सी लाइन में वो कर सकते हैं। चलो कोई नहीं, ग्राफ बना देता हूँ। पहले तो देख लेना, नोट्स देख ले, तेरे को खुद ही समझ आ जाएगा। इस क्वेश्चन को आराम से खुद ही सॉल्व कर लोगे। ये तुम्हारी लाइन है 2x + 3y = 14, और ये तुम्हारा पॉइंट है 3,5, जहां से तुम्हें डिस्टेंस मेजर करना है। पर तुम्हें ये वाला डिस्टेंस नहीं कह रहा, ये तो शॉर्टर डिस्टेंस का तो सीधा फॉर्मूला ही होता है। ये कह रहा है नहीं, ये वाला नहीं, मेजर्ड पैरेलल टू अनदर लाइन।
समझ रहे हो? तो जैसे मान लो ये कोई लाइन है x माइनस 2y प्लस 4 इक्वल टू 0, किसके पैरेलल करना है? इस लाइन के पैरेलल जो डिस्टेंस आएगा ये वाला डिस्टेंस चाहिए, समझ गए? तो देखो मैंने क्वेश्चन कराया हुआ है, एक बार स्कैन करो, नोट स्कैन करो, मिलेगा। अब ये मैंने कैसे कराया था? स्लोप तो पता चली गई है ना, पैरेलल है तो स्लोप सेम ही रखेंगे, और पॉइंट ऑलरेडी दे रखा है, तो क्यों ना हम ये इक्वेशन बना लें और फिर ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बना लें, और फिर P और M के बीच का डिस्टेंस आ जाएगा। याद आ गया? अब इस क्वेश्चन में भी पैरामीट्रिक फॉर्म बड़ी यूजफुल है, देखो कैसे। अब तुम ट्राई करो, थोड़ा फिगर आउट करो। PM डिस्टेंस निकालना है, तो PM डिस्टेंस निकालने के लिए क्या ये पैरामीट्रिक फॉर्म यूज कर सकते हैं? और PM की इक्वेशन जो है पॉइंट स्लोप फॉर्म ही तो है, तो इस पे भी तो R वाला मेथड लगा ही सकते हैं। M जो है P से R डिस्टेंस पे है कि नहीं? और ये डिस्टेंस मान लो R ही तो है, तो R डिस्टेंस पे तो M चाहिए, पर R पता नहीं है, R निकालना है। इसमें R पता नहीं है, R निकालना है। देखते हैं कैसे करेंगे। इस लाइन की स्लोप ले लो पहले, टेंजेंट थीटा चाहिए होगा ना। टेंजेंट थीटा कितना है? 1/2। तो साइन थीटा कॉस थीटा क्या बन गए? 2/√5। साइन थीटा 1/√5। ठीक है, कॉस थीटा और साइन थीटा तुमने निकाल ली, ये चाहिए ना? ठीक है। अब जो पॉइंट M है वो मैं देखो कैसे ज्यूम करूंगा, x इक्वल टू R cos थीटा 2R/√5 और +3 कॉमा y इक्वल टू R/√5 +5। देखना जरा, तुम्हें समझ आ गया मैंने पॉइंट कैसे लेट किए? R cos थीटा प्लस x नॉट एंड R sin थीटा प्लस y नॉट। तो मैंने R डिस्टेंस पे जो मुझे R चाहिए पॉइंट M एज्यूम कर लिया, समझ रहे? अब ये वाला जो पॉइंट M है ये इस लाइन पे लाई नहीं कर रहा, सो नाउ 2 टाइम्स 2R/√5 +3 टाइम्स R/√5 +5 इक्वल टू 14। M पॉइंट लाइन पे लाई करना चाहिए ना, तो वही तो डिस्टेंस चाहिए R जब M वहां पर लाई कर रहा होगा। तो बस अब इसमें से R को आइसोलेट करो, खत्म। देखो क्या आंसर आ रहा है, R को आइसोलेट करके देखो क्या आ रहा है, -7/√5। -√5। देख लो, अभी तो सिंप्लीफाई करना, -√5। -√5। तो यही तुम्हारा आंसर हो गया, PM की लेंथ आ गई, डिस्टेंस। ये भी इजी है ना, समझ रहे हैं ना बेटा? अब इसमें माइनस साइन क्यों आ गया? हाँ, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, हमने क्योंकि फिगर तो हमने रैंडमली बनाई है, प्रॉपर तो बनाई नहीं। जब प्रॉपर बनाओगे तुम देखोगे कि ये पीछे की तरफ जा रहा है, इसलिए इसका आंसर माइनस में आ रहा है। बट हमें तो सिर्फ डिस्टेंस चाहिए ना, डिस्टेंस इज √5। -√5 नहीं लिखेंगे, लिखेंगे √5 आंसर। ऑब्जेक्टिव में -√5 भी दिया होगा, √5 भी दिया होगा, समझ रहे हैं? आंसर वुड बी √5। क्लियर हो गया बेटा? इसमें डाउट तो नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड डायरेक्शन ऑफ द लाइन थ्रू द पॉइंट 1, 2 such that point of intersection with the line x plus y equal to 4 is at a distance of √6/3। लाइन की डायरेक्शन पूछी हुई है, यानी कि क्या फाइंड करने के लिए बोला हुआ है? थीटा फाइंड करने के लिए बोला हुआ है। डायरेक्शन तो थीटा से पता चलती है ना, tan थीटा से। और पॉइंट दे रखा है 1, 2 और एक कंडीशन और दे रखी है कि इस लाइन का x + y = 4 के साथ जो इंटरसेक्शन है वो इस डिस्टेंस पे है। पहले ग्राफ से डायग्राम बना लो, फिगर बनाओ, फिर अप्लाई करो कंसेप्ट। इसमें भी तुम डिस्टेंस मेट्रिक फॉर्म लगा पाओगे, विदाउट यूजिंग दिस फॉर्म भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है? पर ये बेटर है, स्मार्ट मेथड। थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, 5-6 मिनट लगेंगे, करो जरा प्रॉपर। डायग्राम तो बना ली। तो बेसिकली एक लाइन है से x + y = 4 जो दे रखी है, हम ये लाइन की डायरेक्शन निकालना चाहते हैं, है ना? इस लाइन की डायरेक्शन निकालना चाहते हैं। ये मैं x एक्सिस ले लेता हूं, रुको। डायरेक्शन के लिए फिर x एक्सिस के साथ एंगल चाहिए होगा ना, तो ये वाला थीटा हम फाइंड करना चाहते हैं। और ये लाइन जो है 1, 2 से पास होके जा रही है, ये इंफॉर्मेशन दी हुई है। और इस लाइन का x + y = 4 के साथ जो कि ये लाइन होगी, ये x + y = 4 होगी। तो इसके साथ जो इंटरसेक्शन है ना, वो एक गिवन डिस्टेंस पे दे रखा है ना, ये वाला डिस्टेंस √6/3 दे रखा है, समझ रहे हैं? तो जैसे कि ये अब तुम्हारा पॉइंट बी हो गया, तो ये इंफॉर्मेशन दे रखी है तुम्हें, तो थीटा फाइंड करना है। 2 आंसर आ रहे हैं, कैसे करें, है ना? लाइन की इक्वेशन लेट करें, है कि नहीं? थीटा तो मिसिंग है, तो cos थीटा sin थीटा लेना पड़ेगा ना। तो लाइन की इक्वेशन कैसे लेट करें, मतलब कोई पॉइंट लेट करने के लिए लेट जो बी पॉइंट है वो x = r इसमें √6/3 ले लूंगा ना, cos थीटा +1 और y = √6/3 sin थीटा +2, है ना?
ब्लू वाली लाइन पे कोई भी पॉइंट जो होगा इस फॉर्म में होगा, आर कॉस थीटा प्लस एक्स नॉट आर साइन थीटा प्लस वाई नॉट, है ना। ए से जो बी का डिस्टेंस है वो आर है, √6/3। यहाँ तक समझ आ गया। अब ये जो बी पॉइंट है एक्स प्लस वाई को 4 पे लाई करना चाहिए, है ना, करना चाहिए ना। तो अगर इसको एक्स प्लस वाई को 4 में डाल दूं फिर क्या मिलेगा, √6/3 कॉस थीटा प्लस 1 प्लस √6/3 साइन थीटा प्लस 2 इक्वल टू 4 आ गया। तो ये सब्ट्रैक्ट करो, उधर बचा 1, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 3/√6, यानी कि √3/√2, है ना, ये है ना। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन मिल गई जिसे हम सॉल्व करके थीटा निकाल सकते। तो तुम्हें याद होगी ये कौन सी इक्वेशन है, a cos थीटा प्लस b sin थीटा इक्वल टू c वाली, है ना। इसको सॉल्व करने का क्या तरीका होता है, √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से डिवाइड करना होता है। तो 1/√2 cos थीटा प्लस 1/√2 sin थीटा इक्वल टू √3/2 आ गया, है ना। तो ये चीज तुम्हारी बन गई साइन ऑफ थीटा प्लस π/4 और ये बन गई साइन ऑफ 60 डिग्री, है ना। तो फिर थीटा प्लस π/4 की वैल्यूज क्या आ गई, या तो π/4 और π/3, या फिर सेकंड क्वाड्रेंट में 2π/3। तो ये डिग्रीज में देखूं तो ये 60 डिग्री और 120 डिग्री है, 45 डिग्री माइनस कर दूं, थीटा इक्वल टू 15 डिग्री, है ना, यहाँ 75 डिग्री। ये दो वैल्यूज आ गई, π/12 एंड 5π/12। तो ये दो डायरेक्शन मिली तुम्हें। तो इसका ना ये कह रहा है कि दो ऐसे आंसर आएंगे। दूसरा आंसर देखें कौन सा होगा, ये वाला। इधर भी वही डिस्टेंस मिल जाएगा तुम्हें, आइसोसेलेस ट्रायंगल जो बन रही होगी, इसलिए यहाँ पर दो आंसर आ रहे हैं। समझ रहे हैं, इमेजिन कर पा रहे हैं ना, ये दूसरा भी ऐसे ही आएगा। ये भी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है ना, ये भी √6/3 है ए से डिस्टेंस, है ना। तो अपने आप दो आंसर आ गए। हो गया बच्चों। यस सर। अब इसमें ना ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को तुम स्केयरिंग बोथ साइड्स करके भी सॉल्व कर सकते थे, है ना। वो भी कर लो एक बार। cos थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू √3/2 है, स्केयरिंग बोथ साइड्स कर दो। तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल टू 3/2 हो जाएगा। ये तो 1 ही हो गया ना। तो साइन 2 थीटा कितना आ गया, 1/2। यहाँ से भी निकल जाएगी, या यहाँ से पता टेंजेंट थीटा भी बना सकते, टेन स्क्वायर थीटा में आ जाएगी ना, cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दोगे तो tan थीटा की वैल्यू भी आ जाएगी जो कि स्लोप ही है। तो ये तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन सॉल्व करनी है, कई मेथड है हमारे पास। क्लियर हो गया बेटा, किसी को डाउट तो नहीं। तो बहुत ही यूजफुल मेथड है ये। क्वेश्चन नंबर 5, वर्टेक्स ए दिया हुआ है 3,2, वर्टेक्स बी दिया हुआ है 5,1, ट्राइंगल ABP इज इक्विलेटरल और P ऑन ऑपोजिट साइड है विद रिस्पेक्ट टू O, then find the coordinates of P and H। ऑर्थो सेंटर होता है ना, G जनरली हम सेंट्रॉइड के लिए यूज करते हैं, H ऑर्थो सेंटर के लिए, है ना। अभी ये सोच रहा हूँ ट्रायंगल इक्विलेटरल है ऊपर साइड ठीक है भाई। करा कुछ अटक गया। ओरिजिन मैथमेटिक्स वाले थोड़े लेजी होते हैं ना, इसलिए पूरा नहीं लिखता मैं ना, पर समझ ही जाते तुम लोग यार, है ना। अब मैं लिखूँ ओ इज ओरिजिन, ये वो सब, है ना। इसमें ए और बी पॉइंट दे रखे हैं 3,2, ए हो गया तुम्हारा समझ लो यहाँ पर, है ना, 3,2 और 5,1, बी यहाँ पर ले लेते हैं 5,1। तो ये तो हो गई तुम्हारी ए बी एक साइड, है ना। अब पी पॉइंट निकालो यार कि ना ये ट्राइंगल इक्विलेटरल हो, और पी पॉइंट देखो यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, कौन सा वाला चाहिए, जो हाँ पी ऑन ऑपोजिट साइड विद रिस्पेक्ट टू हो, यानी कि ऊपर वाला चाहिए। तो ये वाला पॉइंट तुम्हें ढूंढने के लिए बोल रहा है x, y। तो ये है तुम्हारी इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो p के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, यही क्वेश्चन है ना।
एंड फिर मैंने ऐसे सोचा कि ए बी के पैरेलल एक लाइन है जो पी से पास कर रही है एंड उसकी इक्वेशन से सी एक्स कॉमा टर्म और वाई की टर्म्स आ जाएगा और फिर उसकी पुट कर देंगे एक्स और वाई टर्म मतलब सॉल्व कर लेंगे इक्वेशंस को। ए बी का निकाल के फिर ए पी के बीच में ए बी का डिस्टेंस तुम्हें पता है और पी ए का इक्वेट कर रहे हैं। और पैरामीटर कैसे लगाएंगे? यस, वो हम लोग वो ज्यादा उस पे ज्यादा फोकस करते हैं। तो हमारा फोकस अब यही रहेगा कि पी को निकालने के लिए वो पैरामीटर की क्वेश्चन कैसे यूज होगी। तो उसके लिए देखो क्या करूंगा, देखो ये वाली लाइन उठाऊंगा, ठीक है। अब इस लाइन पे एक पॉइंट चाहिए होगा, तभी फायदा ना इस लाइन का। तो वो पॉइंट पता मैं कौन सा लूंगा? ये वाला मिड पॉइंट है ये, है ना। एम पॉइंट कितना हो गया? 4,3/2। लाइन का पॉइंट तो चाहिए ना, तभी तो डिस्टेंस मीट्रिक फॉर्म लग पाएगी। ये तो चाहिए ही चाहिए। तो वो मेरे को दिख रहा है यार, एम पॉइंट तो मैं ले सकता हूँ, समझ रहे हो। तो अब मुझे क्या करना है? कुछ नहीं, बस ये डिस्टेंस पे मुझे पॉइंट निकालना है। ये डिस्टेंस है कितना? इक्विलेटरल ट्राइंगल का हाइट कितनी होती है? √3/2 इंटू साइड ए बी। इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड तो दे ही रखी है। तो बस मुझे एम पॉइंट से इतने डिस्टेंस पे पी चाहिए, हो गया काम, है ना। इजी, गॉट इट। ये जे एडवांस का पुराना क्वेश्चन है वैसे, पर चलो और भी मेथड्स हैं, पर सबसे बेस्ट तो यही है। गॉट इट। अच्छा, पहले तो पीएम की स्लोप भी तो चाहिए होगी। वो कैसे आएगी? ए बी के परपेंडिकुलर, है ना, समझ रहे हो। ए बी की स्लोप कितनी है? -1/2 है। तो पीएम की 2 हो गई, साइन थीटा कॉस थीटा पता चल गया। और एम पॉइंट से इतने डिस्टेंस पे मुझे पी चाहिए, है ना, ऊपर चाहिए, पॉजिटिव वाला आर लेंगे। तो मेरा इसमें एम पॉइंट आ गया था 4,3/2। पीएम डिस्टेंस हो जाएगा √3/2 टाइम्स साइड ए बी। ए बी की वैल्यू कितनी है भाई? 4 और 1 5 √5, यानी कि √15/2, ठीक है ना। पीएम की स्लोप जो होगी वो नेगेटिव रेसिप्रोकल स्लोप ऑफ ए बी है। ए बी की स्लोप कितनी थी? -1/2। ये 2 हो गई पीएम की स्लोप। तो टेंजेंट थीटा तुम्हें मिल गया 2। तो साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी 2/√5। कॉस थीटा मिल गया 1/√5, ठीक है। तो अब मुझे पी के कोऑर्डिनेट चाहिए। तो लेट पी पॉइंट मेरा हो जाएगा आर मेरा कितना? √15/2 कॉस थीटा +4। ये सीधा सीधा आ ही गया, तो सीधा फॉर्मूला लगा दिया फिर मैंने, है ना। और वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा? आर इंटू साइन थीटा और प्लस y0 विच इज 3/2। ये आंसर आ गया पी के। मतलब इन्फॉर्मेशन हमें प्रॉपर दी होनी चाहिए ना, तभी एम निकाल पाए। नहीं, एम भी निकाल पाए और एमपी भी निकाल पाए ना। ये इन्फॉर्मेशन तो चाहिए ना, समझिए बेटा। अब निकालना है इसका ऑर्थो सेंटर। वो कैसे निकालोगे? अब ये तो तुम्हें पता लग गया कि यार ऑर्थो सेंटर यहीं कहीं आएगा ना। पीएम इज आल्सो द एल्टीट्यूड, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। कैसे निकालें ऑर्थो सेंटर? एल्टीट्यूड्स की इक्वेशन निकाल के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, है ना। अब तुम एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मिस कर गए, जो ऑर्थो सेंटर वो सेंट्रॉइड ही तो होगा, है ना। अभी कल परसों में कोई बच्चा में से जेईई मेंस का क्वेश्चन पूछ रहा था वेक्टर्स का, उसमें भी आइडेंटिफाई करना था कि ट्रायंगल इक्विलेटरल है तो ऑर्थो सेंटर इज सेंट्रॉइड। तो ऐसे क्वेश्चन पीवाईक्यूज में मतलब कराए हुए हमने, ठीक है। नहीं, एग्जामिनर ऐसे फंसाएगा तुम्हें, टाइम वेस्ट ही कराने वाली बात है ना। समझ गए बेटा? ये वाला मेथड है ना, कैसे लगा है ना। उसी एप्लीकेशन तुम्हें करनी आ जानी चाहिए कि भाई कैसे, मतलब हम एक लाइन पे एक डिस्टेंस पे पॉइंट चाहिए होता है, हम ये फॉर्म यूज कर सकते हैं। इसमें एक दूसरा मेथड भी है, वो भी कर लेते हैं। मेथड 2, ये देखो, ये एंगल 60 डिग्री है ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो ए बी की स्लोप तो मुझे पता है। मुझे अगर एपी की स्लोप पता चल जाए तो मैं इक्वेशन ऑफ एपी बना सकता हूँ, है कि नहीं। तो लेट स्लोप ऑफ एपी बी इक्वल टू एम डैश। तो मैं इसमें टेंजेंट वाला फॉर्मूला लगा सकता हूँ ना, एंगल बिटवीन टू लाइंस। एम डैश माइनस ए बी का स्लोप कितना था? -1/2। 1 प्लस एम डैश इंटू -1/2। तो √3 इज इक्वल टू 2m डैश प्लस 1 upon 2 minus m dash. So now you solve this equation to get m dash. दो आंसर आएंगे m dash के, है ना। दो आंसर की क्या सिग्निफिकेंस है? एक आंसर बीपी का स्लोप हो जाएगा, वो भी तो यही प्रॉपर्टी है, 60 डिग्री एंगल बिटवीन देम, ए बी और बीपी के बीच में। तो दो स्लोप आने से तुम्हारे पास दो इक्वेशंस आ जाएंगी, उनको सॉल्व करोगे तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा। ये वाली लाइन आ जाएगी, ये वाली लाइन आ जाएगी, तो P विल बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीस टू लाइंस। समझ रहे हो? तो एक आइडिया ये भी है सॉल्व करने का। अब तुम खुद डिसाइड करो तुम्हें कैसे करना। हो गया ना बच्चे? कर लिया सक्षम?
सो इन प्रॉब्लम्स बेटा पता क्या है, तुमने क्वेश्चन जब पढ़ना है ना, मैं तुम्हें बताया कि डायग्राम तो बनानी ही बनानी, डायग्राम बना के जो दिया हुआ है वो सब देखोगे है ना, जो चाहिए, फिर उसके लिए थोड़ा प्लान करोगे कि ये निकालना कैसे, कौन सा मेथड लगाऊं, ठीक है ना। और जो बेसिक्स में मैंने तुम्हें करा रखे हैं मेथड, वो रिवाइज कर लो बस एक बार, उन्हीं से ही प्ले करना। इसमें देख 60 डिग्री एंगल, इसकी स्लोप हमें पता है एबी की, अगर मैं एपी की स्लोप निकाल लूं तो इक्वेशन ऑफ एपी निकाल पाऊंगा ना। इक्वेशन निकालने के लिए पॉइंट चाहिए होता है, स्लोप चाहिए होती है, तो ऐसे ही बीपी की इक्वेशन भी आ जाएगी, फिर दोनों को सॉल्व करके पी आ जाएगा। हाँ तो आएगा ना, 60 डिग्री एंगल पे जा रही है ना, दोनों 60 डिग्री पे जा रही है ना, तो तीसरा एंगल 60 डिग्री, इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी तो है ही है, फुलफिल होगी। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। वन डायगोनल ऑफ स्क्वायर इज portion of the line 7x plus 5y equal to 35 intercepted by the axis. Find the extremities of the diagonals. Yes, end points हो गए ना, extremities मतलब end points हो गए इसलिए। सबसे पहले डायग्राम बनाओ, देखो क्या दिया हुआ है, क्या निकालना है, फिर प्लान करो क्या कंसेप्ट लगाओगे। जो डायगोनल है एक स्क्वायर का, वो इस लाइन के ऊपर है, मतलब एक्सिस के बीच में जो पार्ट आएगा वो डायगोनल है स्क्वायर का, क्योंकि इंटरसेप्टेड बाय द एक्सिस है ना, मतलब लाइन तो इतनी लंबी है ना, एक्सिस पे एक्सिस जो इंटरसेप्ट बनाएंगे, वो जो सेगमेंट आएगा वो डायगोनल है स्क्वायर का। हल करो, एक डायगोनल गिवन है, दूसरा परपेंडिकुलर होगा, हाँ फिर चारों पॉइंट्स आ जिसके बिल्कुल आएंगे, फाइंड करो, वही तो क्वेश्चन है, करो निकल बेटा, डायग्राम बनाओ, डायग्राम बनाओ। वो मतलब इंटरसेप्ट के बीच में कैसे? जो दो इंटरसेप्ट हैं और जो डायगोनल पे दो इंटरसेप्ट नहीं आएंगे, एक ही आएगा। एक्स, हाँ, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच के जो लाइन वाला पार्ट है ना, वो डायगोनल है, वो एंड पॉइंट ही, वो एक डायगोनल के एंड पॉइंट्स है। दूसरा डायगोनल तो थोड़ा अलग ही बन रहा होगा ना, ओरिएंटेशन इसकी कुछ सिमेट्रिक सा नहीं है ना, ये सिमेट्रिक सा नहीं है ना बेटा। ये लाइन है 7x plus 5y है ना, 7 यहाँ हो गया, 5 यहाँ हो गया, मान लो ये है तुम्हारी लाइन, 7x plus 5y equal to 35। ठीक है, ये तुम्हारी लाइन जो दे रखी है, ये स्क्वायर का डायगोनल है ना, स्क्वायर का डायगोनल है, तो स्क्वायर फिर कैसा होना चाहिए, कुछ ऐसा बनना चाहिए है ना, है कि नहीं, ये होना चाहिए ना बेटा स्क्वायर। हाँ वो तो परपेंडिकुलर होगी, उसमें कोई शक नहीं। तो ये तुम्हारा डायगोनल हो गया, दो एक्सट्रीमिटीज तो पता है, बाकी दो निकालो। एक्सट्रीमिटीज ऑफ द डायगोनल्स लिखा हुआ ना, डायगोनल्स एस भी डाला हुआ मैंने। यस, हाँ करो, वही तो करना है, करो तो सही, सब कुछ तो दिख गया। पहले इन सबको ऐसे लेबल कर लो, ए बी सी और डी। तो ए और सी तो 5,0, 0,7 है ना, ये तो ए और सी तो डायरेक्ट ही है, बी और डी निकालना है बस। और बी और डी कैसे निकालें, अब तुम सोचो क्या मेथड लगाऊं, एक से ज्यादा मेथड हो सकते हैं, पहले मेथड 1 देखें। अगर चलो सबसे पहला इंट्यूटिव मेथड, लेट बी बी इक्वल एक्स कॉमा वाई, तुम्हें बी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये मान लो एक्स कॉमा वाई है, तो क्या कर सकते हैं, ए बी इक्वल टू बी सी कर दूं, एंड स्लोप ऑफ ए बी इंटू स्लोप ऑफ बी सी इज इक्वल टू -1 कर दूं, ये 90 डिग्री तो होगा ही, तो इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके निकाल लूंगा, ए बी इक्वल टू ए सी करके क्वाड्रेटिक आएगी एक्स और वाई में, और स्लोप वाली कंडीशन से लीनियर आएगी, फिर वही क्वाड्रेटिक और लीनियर को सॉल्व करोगे, एक्स और वाई के दो आंसर आएंगे, एक बी आ जाएगा, एक डी आ जाएगा। ठीक है, ये तो डायरेक्ट मेथड हो गया, तो इक्वेशन बना के सॉल्व करने वाला मेथड हो गया। तो चलो ये तो हो गया, अब दूसरा देखते हैं, कोई और बेटर देखते हैं। दूसरा मेथड क्या हो सकता है, बीडी की स्लोप देख लेंगे, ठीक है, पैरामीटर लगा सकते हैं, तो मैं बी और डी निकालने हैं ना, तो अगर मैं बी और डी वाली ये लाइन ही ले लूं, तो इस लाइन पे कोई पॉइंट चाहिए होगा, तो है हमारे पास कोई ऐसा पॉइंट अच्छा सा, एग्जैक्टली मिड पॉइंट, क्या है ये पॉइंट, तो आगे बढ़िया हो गया ना। अब मुझे आर चाहिए होगा ना, ये आर है, ये -r है, तो बी और डी चाहिए एट द डिस्टेंस ऑफ आर, व्हाट इज आर, हाँ AC के डिस्टेंस का आधा होगा, और BD की डायरेक्शन साइन थीटा कॉस थीटा पे तो चाहिए, वो आ जाएंगे। AC की स्लोप का नेगेटिव रेसिप्रोकल, परपेंडिकुलर, डायगोनल्स परपेंडिकुलर होते हैं, हो गया ना, बात समझ आ गई बेटा। तो B और D वाली कोई इक्वेशन ले ली हमने, और M पॉइंट भी हमें दिख गया,
आर भी दिख गया, डायरेक्शन भी मिल गई, तो ये डिस्टेंस मैट्रिक फॉर्म से सॉल्व हो गया, है ना? एप्लीकेशन समझ आ गई ना? तो करो, क्या आएगा? एम पॉइंट तुम्हारा बन गया 5/2, 7/2। स्लोप ऑफ बी डी कितनी आ रही है? नेगेटिव। रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप ऑफ ए सी की स्लोप कितनी थी? -7/5। तो ये 5/7 हो गई, विच इज टेंजेंट थीटा। तो यहाँ से साइन थीटा कितना आ गया? 5/√74 और कॉस थीटा, चलो ये तुम्हारे आगे साइन थीटा एंड कॉस, है ना? अब लेट जो बी है, अच्छा पहले आर भी देख लें, व्हाट इज आर, वो भी देख लेते हैं। आर जो होगा यानी कि बी एम तुम्हारा हो गया हाफ ऑफ ए सी, है ना? तो ए सी कितना है? √74। तो ये तुम्हारा हो गया आर की वैल्यू √74/2, है ना? आर भी मिल गया। अब हम लेट कर सकते हैं, लेट बी भी इक्वल टू, लेट क्या करना तो निकल ही गया है ना, देयरफॉर बी कितना आ गया तुम्हारा, कितना होता है? आर कॉस थीटा, 7/√74 कॉस थीटा, और आर है √74/2, और प्लस होता है एक्स नॉट, फिर आर साइन थीटा है ना, साइन थीटा तुम्हारा ये है और आर तुम्हारा ये है, और प्लस होता है वाई नॉट। तो बस ये तुम्हारा आंसर आ गया बी। हाँ, अब डी के लिए तुम क्या करोगे? -r ले लोगे। हाँ, डी के लिए तुम -√74/2 ले लो। एक आर ऊपर पॉजिटिव, आर नीचे नेगेटिव, समझ रहे हो? ये भी इजी है, बस ये किस तरह से आइडेंटिफाई कर लो कि यार ये क्या है? मैंने इसलिए बताया हैबिट बनाओ, क्योंकि ज्योमेट्री इज ऑल अबाउट डायग्राम्स, विजुअलाइजेशंस। अगर तुम्हारी विजुअलाइजेशन अच्छी नहीं है तो तुम ज्योमेट्री कैसे करोगे? ठीक है, क्लियर हो गया? मेथड 3 भी करें। मेथड 3 में ये एंगल 45 डिग्री है ना, ये एंगल भी 45 डिग्री है, ये तो पक्का है ना, स्क्वायर है। तो बीडी की स्लोप जो है वो तो हमने निकाली थी अभी, क्या थी? 5/7। तो एडी और एसी की निकाल, सीडी की निकाल देंगे, tan 45 डिग्री वाला फॉर्मूला, एंगल बिटवीन टू लाइंस, है ना? तो लेट स्लोप ऑफ एडी बी एम डैश, so therefore tangent of 45 degree equal to m dash minus 5/7 था ना, एक बार चेक कर लेना, क्रॉस चेक कर लो। तो ये 7m dash minus 5 अपॉन 7 प्लस 5m dash का मॉड आ गया इक्वल टू 1। तो अब इसको जब सॉल्व करोगे तो m dash की दो वैल्यूज मिलेंगी तुम्हें, है ना? तो m dash की दो वैल्यूज यानी कि एक स्लोप AD की आएगी और दूसरी BD की। गॉट इट? तो अब क्या होगा इसके बाद? स्लोप तो निकाल ली, फिर AD की स्लोप आ गई, CD की स्लोप आ गई, तो इक्वेशन ऑफ AD बना लोगे। पॉइंट दे रखा है, स्लोप तुमने निकाल ली, यहाँ पर भी पॉइंट दे रखा है, स्लोप निकाल ली, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल के डी आ जाओ, है ना? अब डी आ गया, एम पहले से पता है, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के बी निकाल लूंगा, या ये दोबारा कर सकते हो, जो CD की स्लोप है वही AB की स्लोप होगी, है ना? जो इसकी स्लोप है वही इसकी होगी, और जो इसकी स्लोप है वो इसकी होगी। तो अब चाहो तो BA और BC की इक्वेशन निकाल के सॉल्व कर लो, बट बेटर ये है कि अगर डी और एम पता लगी गए हैं तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के बी निकाल लो, है ना? तो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए क्या क्या चीजें तुम्हें सोचनी पड़ेगी, समझ आ गया बेटा? चलो, एक मैंने टॉपिक तुम्हें कराया जिससे तुम लोग इस टाइप के क्वेश्चन जो है ना इजीली सॉल्व कर पाओगे। तो ये एडिशनल टॉपिक है, अगर नहीं भी करोगे तब भी प्रॉब्लम तो सॉल्व हो ही जाएगी, है ना? लेकिन इससे तुम्हारा ज्यादा बेटर हो जाएगा। डायग्राम ये, इसके बाद मैं लिख देता हूँ, वो भी लिख लो। इससे AD की इक्वेशन मिल जाएगी और BD की इक्वेशन मिल जाएगी, फिर इन दोनों को सॉल्व करके D पॉइंट मिल जाएगा, D पॉइंट से B मिल जाएगा। तो ये सारा प्रोसेस है इसके बाद का। इन तीनों में सबसे इजीएस्ट और सबसे शॉर्टेस्ट मेथड सेकंड वाला ही है, ठीक है? सबको समझ आ गया बेटा यहाँ तक? नहीं? चलो अब अगला आर्टिकल करते हैं। इसमें कुछ स्पेशल केसेस हैं, शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट एंड लॉन्गेस्ट पाथ केसेस। देखिए ये किस तरह की प्रॉब्लम है। इसमें एक तो लाइन गिवन है, तुम्हें लाइन गिवन है, ठीक है, और एक पॉइंट A ये भी गिवन है, और एक पॉइंट B ये भी गिवन है, ठीक है? अब P पॉइंट जो है ना वो वेरिएबल पॉइंट है, ये वेरिएबल है, और ये बताया हुआ है कि P पॉइंट लाइन पे ही चल सकता है, P पॉइंट सिर्फ और सिर्फ लाइन पे ही चल सकता है। गॉट इट? तो P पॉइंट तुम्हारा जब भी चलेगा लाइन पे ही चलेगा। अब पहला केस, मिनिमम वैल्यू ऑफ PA प्लस PB कब आएगी? जब मिनिमम, दोनों से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस रहेगी। हाँ, PA प्लस PB की मिनिमम वैल्यू कब आएगी? बेसिकली हम ये देख रहे हैं कि ये डिस्टेंस मिनिमम कब होगा? जब कोलिनियर हो। क्या कोलिनियर हो? P, A और B जब कोलिनियर हो, है ना? समझ रहे हो?
ये वाला केस बिल्कुल सही इमेजिन कर लिया। ये केस है जब ये मिनिमम होएगा। ऐसा क्यों? इसमें अगर मैं ऐसे बोलूं कि यार जो पी ए प्लस पी बी है ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू ए बी है, ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी, तो मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा? ए बी होगा। ए बी से छोटा सा तो भी होगा नहीं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इक्वालिटी होल्ड्स फॉर, है ना? कैसे? क्योंकि कहीं ना कहीं जो एपी का डिस्टेंस है वो शॉर्ट के साथ एपी, इस एपी का नहीं पूछ रहा है, एपी प्लस पीबी के बारे में पूछ रहा है। सम, कहीं ना कहीं एपी अगर सबसे छोटा डिस्टेंस है एपी और पीबी तो वो इक्वल छोटा, पर ऐसे इस डायग्राम में होगा नहीं ना, लाइन दी हुई ना, पॉइंट पी लाइन पे चल रहा है ना, लाइन से बाहर नहीं जा सकता ना। ए और बी फिक्स्ड है, ए और बी फिक्स्ड है, लाइन भी फिक्स्ड है, लाइन फिक्स्ड है, पी ने चलना भी लाइन पे ही है ना, बाहर नहीं जा सकता। तो इक्वालिटी होल्ड्स फॉर पी ए बी आर कोलिनियर, सो देयरफॉर मिनिमम डिस्टेंस पी ए प्लस पी बी इज इक्वल टू ए बी। तो ये अब तुम याद कर सकते हो। तो इस तरह की सिचुएशन में तुम्हें पता है कि यार ए बी इज द आंसर, ए और बी के बीच का डिस्टेंस ही आंसर। ठीक है, समझे? ओके, अब एक पॉइंट और लेते हैं, ये वाला सी। ये भी गिवन पॉइंट है, ये भी तुम्हारा मिनिमम, सी भी एक गिवन पॉइंट है, ये भी गिवन पॉइंट है। ठीक है, अब अगर मैं ये पूछूं कि यार मिनिमम ऑफ पी ए प्लस पी सी कितना होगा? पी ए प्लस पी सी का मिनिमम क्या होगा? अब बताओ, पी ए और पी सी का मिनिमम। देखें, मैं डायग्राम दोबारा बनाते हैं। चलो इसको ना थोड़ा सा अलग से डिस्कस करते हैं। ये लाइन है, लाइन गिवन, यहाँ पर ए पॉइंट था गिवन, और यहाँ सी पॉइंट है गिवन, और पी पॉइंट वही यहाँ पर चल रहा है। तो ये पी ए प्लस पी सी मुझे मिनिमम चाहिए। अब तुम बताओ कि पी पॉइंट कहीं भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। पी ए सी कोलिनियर, उसका क्या रीजन है? पी ए सी कोलिनियर, उसका क्या रीजन आएगा? भाई एक सेकंड में और बना के दिखा देता हूँ। अगर तो तुम ये सोच रहे हो कि ये आएगा, इसे तुम कैसे कह सकते हो कि पी ए प्लस पी सी तुम्हारा मिनिमम होगा? ये तो ज्यादा ही लग रहा है, इनफैक्ट तो ज्यादा ही लग रहा है। पी ए इक्वल टू पी सी हो जाए शायद, पर गारंटी क्या है? क्लेम कैसे करेंगे वो? नहीं, तो पी ए इक्वल टू पी सी बोल रहा है ना, पी ए इक्वल टू पी सी। प्रो क्लेम कैसे करेंगे? वो मैक्सिमम होगा, ओह सॉरी मैक्सिमम नहीं, मिनिमम होगा। कुछ ऐसे, चलो ऐसी कंस्ट्रक्शन भी कई बार काम आ जाती है, और चलो मैं तुम्हें इसमें बता देता हूँ क्या करना है। ये जो सी है ना, इसकी इमेज निकालो, सी डैश, ये तुम निकाल सकते हो, इट्स द इमेज ऑफ सी। निकाल लोगे ना? लाइन के अंदर इमेज का फॉर्मूला भी बताया था मैंने तुम्हें, शॉर्टकट, फुट ऑफ परपेंडिकुलर एंड इमेज ऑफ अ पॉइंट, याद आ गया? तो सी डैश तुम निकाल लोगे, तो फिर मैंने अभी तुम्हें कराया था ये वाला आंसर। तो बेसिकली हमने यहाँ पर क्या करा है, पी ए प्लस पी सी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी सी डैश, बिकॉज पी सी और पी सी डैश बराबर है। समझ रहे हैं ना? तो पी ए प्लस पी सी डैश का तो हमने फर्स्ट केस किया, इक्वल टू ए सी डैश, तो आंसर वुड बी ए सी डैश। सो देयरफॉर इसमें जो आंसर आएगा, मिनिमम ऑफ पी ए प्लस पी सी इज इक्वल टू ए सी डैश आएगा। तो ये तुम्हारा इस केस का आंसर हो गया। अब ये ध्यान रखना कि अगर ए और बी ऑपोजिट साइड पे है फिर तो सीधा ए बी, अगर ए और बी सेम साइड पे है तो एक पॉइंट को दूसरी साइड पे ले जाओ और फिर वही चीज कर लो। समझ रहे हैं ना? तो पॉइंट, दो पॉइंट लाइन की एक साइड पर है या ऑपोजिट साइड पर है, ये भी मैंने सिखाया था कैसे पता चलता, वो पुट करके साइन देखना होता है, पुट करके साइन देखना होता है। समझ रहे हैं? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पी ए प्लस पी बी कितनी होगी? मैक्सिमम वैल्यू, ये वाला केस है, पी ए प्लस पी बी की सबसे ज्यादा वैल्यू कब आएगी? पी को कहाँ रखूंगी सबसे ज्यादा? इन्फिनिटी पे ले जाऊंगा, है ना, बढ़ती जाएगी। ये नॉट डिफाइंड आउट, तो दिस इज नॉट डिफाइंड, यानी कि इन्फिनिटी हो गई। सेकंड केस है, जब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इन्फिनिटी पे चला जाता है तो लाइंस पैरेलल है। सो बेटा याद क्लियर हो गया? केस नंबर 4 लिखो, मैक्सिमम डिस्टेंस, मतलब मैक्सिमम ऑफ पी ए माइनस पी बी। पी ए माइनस पी बी का मैक्सिमम कब बनेगा? इसमें ना पहले मैं सी लूंगा, पी ए माइनस पी सी,
यानी कि ए और सी सेम साइड पे ले रहा हूँ। डायग्राम दोबारा बना लेते हैं अलग से। गिवन लाइन, ए पॉइंट गिवन है और सी पॉइंट भी गिवन है और पी वही वेरिएबल पॉइंट है। तो हमें ये पूछा हुआ है कि पी ए माइनस पी सी सबसे ज्यादा कब बनेगा, मैक्सिमम कब बनेगा। P और C एक्सिस perpendicular है। बताओ, उसका रीजन देख ले क्यों होगा। चलो मैं इसमें तुम्हें आंसर तो बता ही देता हूँ। ये जब कोलिनियर होंगे तो पी ए माइनस पी सी यानी कि दिस माइनस दिस, ये कितना हो गया ए सी। तो मैक्सिमम डिस्टेंस जो इसका बनेगा वो हैगा इक्वल टू ए सी। अब इसका रीजन देखें क्या है। जो ये ट्राइंगल दिख रही है ना पी ए सी, इसमें तुम ये कह सकते हो कि पी ए प्लस पी सी ग्रेटर देन इक्वल टू ए सी होगा, पी ए प्लस पी सी ग्रेटर देन इक्वल टू ए सी होगा, ये तो कह ही सकते हैं ना। अच्छा ये भी कह सकता हूँ कि पी ए प्लस ए सी ग्रेटर देन इक्वल टू पी सी होगा या पी सी प्लस ए सी ग्रेटर देन इक्वल टू पी ए होगा। ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी, सम ऑफ टू साइड्स ग्रेटर देन इक्वल टू थर्ड साइड, ये तो ट्रिवियल है। दो साइड्स का सम तीसरी साइड से बड़ा ही आना है। बात समझ रहे हैं। जो सेकंड कंडीशन है इसमें मुझे पी सी माइनस पी ए लेस देन और इक्वल टू ए सी मिल रहा है और थर्ड वाली कंडीशन में मुझे पी ए माइनस पी सी लेस देन और इक्वल टू ए सी मिल रहा है ना। अब इन दोनों को अगर मैंने एक साथ लिखना हो तो सिर्फ ऑपोजिट साइन है ना, एक प्लस का एक माइनस का है, ऑपोजिट साइन है ना दोनों के। एक में पी सी माइनस पी है, दूसरे में पी ए माइनस पी सी है। ऑर्डर डिफरेंट है ना दोनों का, डिफरेंस का ऑर्डर चेंज हो गया तो साइन भी चेंज हो जाएगा ना। अगर ये प्लस में तो ये माइनस में, ये माइनस में तो ये प्लस में, ऐसे ही है ना। तो इसको मैं मॉड वाली फॉर्म लिख दूं, पी ए माइनस पी सी का मॉड मैग्नीट्यूड ए सी से छोटा आएगा, चाहे ये पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है, मैग्नीट्यूड तो छोटा ही है ए सी से, है ना। तो अब मैक्सिमम वैल्यू चाहिए ना, इक्वालिटी चाहिए ना। इक्वालिटी कब होल्ड करेगी, इक्वालिटी होल्ड्स पी ए सी आर कोलिनियर, क्योंकि ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी डीजनरेट होती है जब वो पॉइंट्स कोलिनियर हो। अगर पॉइंट्स कोलिनियर नहीं तो ट्रायंगल बनेगी, दो साइड्स का सम तीसरी साइड से बड़ा आएगा। ये हमने 2D बेसिक्स में किया था ना, कोलिनियरिटी वाली कंडीशन, दो साइड्स का सम इक्वल टू तीसरी साइड के बराबर हो जाए तो पॉइंट्स कोलिनियर हो जाते हैं, समझ रहे हैं। तो यहां से हम इजिली क्लेम कर सकते हैं कि पी ए सी जब कोलिनियर हो। तो ये अब तुम्हारा रिजल्ट आ गया, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस डिफरेंस। ठीक है, क्लियर। अब सिमिलरली मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पी ए माइनस पी बी कब बनेगी, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पी ए माइनस पी बी कब बनेगी, अब ये बताओ। अब इसमें देख रहे हो ए ऊपर है बी नीचे है, ए ऊपर है और बी मतलब दोनों ऑपोजिट साइड पे हैं पॉइंट्स। ए और बी देखना ऊपर फर्स्ट डायग्राम जो ओरिजिनल थी, ए और बी। हाँ देखा, इसमें मिरर इमेज करके सेम आइडिया यूज कर लेंगे। हम क्या करेंगे, बी की मिरर इमेज बना लेंगे, है ना, तो वही चीज आ जाएगी। तो इट इज इक्वल टू आ जाएगा ए बी डैश, वेयर बी डैश इज द इमेज ऑफ बी इन द लाइन। समझिए बच्चों। अगर मिनिमम वैल्यू पूछी हो तो, अब केस 5, मिनिमम वैल्यू ऑफ पी ए माइनस पी सी, है ना, या मिनिमम वैल्यू ऑफ पी ए माइनस पी बी अगर करनी हो तो तब कैसे आएगी, इक्वल होने चाहिए ना। सही है बिल्कुल, मिनिमम वैल्यू ऑफ पी ए माइनस पी सी मस्ट बी, इसका आंसर 0 ही आएगा, मिनिमम वैल्यू 0 होगी। और 0 कब आएगी, जब पी ए इक्वल टू पी सी होगा। और पी ए इक्वल टू पी सी कब होगा, जब हम इसमें ए सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना लें, है ना। अगर मैं ए सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना दूं तो यहाँ पर ये दोनों बराबर हो जाएंगे, क्योंकि तुम्हें पता है ना परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इक्विडिस्टेंट होता है ना, पॉइंट्स आर इक्विडिस्टेंट, है ना, याद है ना। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे जो पॉइंट्स होते हैं वो इक्विडिस्टेंट होते हैं। तो ये पॉइंट है पी ए इक्वल टू पी सी जब हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, ये डिफरेंस 0 हो जाएगा। तुम लोग समझ गए ना बेटा सब लोग, है ना। लेट A be the point 3,4 and B be the point 7,13. If P point be on the line y equal to x such that PA plus PB is minimum, then find the coordinates of point P. हो नहीं, डायग्राम तो सबने बना ली ना बेटा। लाइन है y equal to x जहां पर पॉइंट ने चलना है और दो गिवन पॉइंट्स हैं, एक 3,4 यहाँ दिखा दो, A3,4 और B7,13 यहाँ पर कहीं होगा, है ना। और P पॉइंट तुम्हारा इस लाइन पे चलेगा। अब ये कह रहा है PA प्लस PB मिनिमम है, ये कैसे होगा PA प्लस PB मिनिमम,
कोलिनियर कैसे है? दोनों एक ही साइड पे रहते हैं। दोनों को डिफरेंट साइड पे लेना, एक की इमेज लेनी पड़ेगी। हाँ तो बी की इमेज में ले लो 13,7 आ जाएगी, y इक्वल टू एक्स मिरर इमेज है ना। तो अब जब ये कोलिनियर होंगे तो वो पॉइंट है P। तो ये पॉइंट पूछ रहा है कौन सा है, इसके कोऑर्डिनेट्स बताओ, कैसे निकालोगे इसके कोऑर्डिनेट्स? ए बी की इक्वेशन निकाल के इसके साथ सॉल्व कर दो, y इक्वल टू एक्स के साथ। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही तो है ये देखा जाए तो इट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। देखो आंसर क्या आता है, और ये लाइन भी बड़ी इजी है, y इक्वल टू एक्स ही है, सॉल्व करना भी इजी है। पहले बी की इमेज बनाई, फिर ए बी को ज्वाइन कर दिया, तो पी पॉइंट तुम्हारा जो होगा वो ये वाला पॉइंट है, रिक्वायर्ड पॉइंट। समझ आया? तो सॉल्व करके देख लो बेटा आंसर क्या आ रहा है। ये स्टैंडर्ड केसेस है, मैंने तुम्हें लिखवा दिए सारे, याद रखो बस। अगर भूल जाओ तो फिर जैसे मैंने प्रूफ बताया वैसे करने पड़ेंगे। हो गया? क्या आंसर है संभव? क्या आंसर है? सॉल्व तो करो ना बच्चे। जो m by n वाला हमारा b डैश के लिए उसको नेगेटिव कर, नहीं बी की इमेज निकालनी है ना, तो इमेज वो जो फॉर्मूला बताया था ना x1 माइनस, b तो निकल गया हमारा, हाँ बट लाइक m by n रेशियो इनसाइड में नहीं, उससे तो सर ये पता चलता है कि पॉइंट सेम साइड पे या ऑपोजिट साइड पे है, उससे पॉइंट थोड़ी निकलेगी। उससे तो सर ये पता चलता है कि लाइन के एक तरफ है पॉइंट या दूसरी तरफ ऑपोजिट साइड पे है। तो ये तो मुझे y इक्वल टू एक्स है ना, y इक्वल टू एक्स में देखो यहाँ पर 3,3 यहाँ आएगा, तो 3,4 इससे ऊपर होना चाहिए, 7,7 यहाँ आएगा, तो 7,13 इसके ऊपर होना चाहिए। तो ये तो मुझे दिख रहे हैं ऐसी, है ना। ये दोनों पॉइंट की पोजीशन तो मैंने ऐसे देख ली ना, 3,3 3,4 इससे ऊपर चला गया। अगर 3,2 होता तो इससे नीचे आता, y कोऑर्डिनेट से कंपेयर कर लेंगे ना। और ऐसे इधर 7,7 है, 7,13 है, समझ रहे हो। चलो अब निकाल लेना फिर इसको। एक क्वेश्चन नंबर 2, एक क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है। लेट a be the point 0,1, b be the point 2,0 and p be a variable point 4x plus 3y plus 9 equal to 0 such that pa minus pb mod is maximum. Find the point p. x का वो है y equal to x है। अब इसमें डिफरेंस मैक्सिमम करना है ना, पी ए माइनस पी बी को मैक्सिमम करना। ये केस नंबर 3 हो गया ना। और ए और बी देख लेना सेम साइड पे या ऑपोजिट साइड पे है, सेम साइड पे है आई सपोज, है ना। केस नंबर 3 बन गया आई सपोज। केस नंबर 3 यही था ना? नहीं अच्छा, केस नंबर 3 नहीं, केस नंबर 4। केस नंबर 4 बन गया, सेम साइड पे ही। 4x प्लस 3y प्लस 9 इक्वल टू 0 प्लॉट करो। कुछ ऐसी लाइन ही बन रही होगी ना, 4x प्लस 3y प्लस 9 इक्वल टू 0। अब a जो है वो है 0,1, वो तो यहाँ आ गया 0,1, और b यहाँ आ गया, दोनों ही सेम साइड पे है ना। तो अब p पॉइंट फिर कहाँ पर होगा? ये वाली लाइन पे, ये होगा p पॉइंट, एम आई राइट? जब ये कोलिनियर होंगे तो ये वाला p पॉइंट फाइंड करने के लिए बोला हुआ है। ये कैसे निकालोगे भाई? ए बी की इक्वेशन निकालनी पड़ेगी, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही तो है ये। तो ए बी की इक्वेशन तुम यहाँ देख रहे हो, x/2 प्लस y/1 इक्वल टू 1 है। इंटरसेप्ट दे रखे हैं ना ए बी के, ये ए दे रखा है, ये बी दे रखा है ना। एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट गिवन है, तो इक्वेशन ऑफ ए बी आ गई। अब इन दोनों को सॉल्व कर लो तो एक्स और वाई निकाल लो क्या आ रहे, दैट इज द पॉइंट पी। ठीक है ना। अब इस तरह के सारे क्वेश्चन तुम लोग सॉल्व कर पाओगे। क्लियर हो गया बेटा? चलो अब ये टॉपिक कंप्लीशन पे ही है, नेक्स्ट क्लास में खत्म हो जाएगा, फिर तुम्हारे डाउट शुरू करता हूँ मैं। डाउट्स में तुम्हारी पहले एनसीईआरटी रहती है ना, असाइनमेंट्स रहती है, असाइनमेंट्स में और भी भेजूंगा, बहुत भी भेजूंगा, एंड PYQs है। तो एनसीईआरटी तो परसों कर ही लेंगे, पहले फर्स्ट हाफ टाइम में तुम्हारा चैप्टर खत्म हो जाएगा, उसके बाद फिर डाउट शुरू करेंगे। ठीक है। अभी एक क्लास और दूंगा तुम्हें डाउट्स के लिए ना। कर लिया बेटा सबने? देखो ये टॉपिक अगर समझ के करोगे ना, इसमें डाउट्स कम आएंगे, टाइम तो जरूर ज्यादा लगेगा प्रैक्टिस में, लेकिन डाउट्स इसमें ज्यादा नहीं आएंगे तुम्हारे। समझ आ गया बेटा यहाँ तक? चलो फिर क्लास इज ओवर। अब कुछ पूछना है किसी ने तो पूछ लो।